हाय स्टूडेंट, मैं राघवेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका वीआईसी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पृष्ठ रसायन आपका 1 मंथ बचा हुआ है एग्जाम का। जैसा कि अगर बता दिया जाए तो 1 मंथ में यानी कि ये 24 अप्रैल से लगभग परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी और 24 अप्रैल में मैं केवल आपका केवल 1 मंथ लूंगा। 1 मंथ में आप यकीन मानिएगा, आपका जितना भी प्रोसेस है, आपका चाहे जितने भी चैप्टर है, आपके 6 चैप्टर है, अगर बात करें तो केमिस्ट्री सेकंड पे और 7 चैप्टर आपके फर्स्ट पे। आप लोग की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जैसे ही पेपर नजदीक आते हैं आप भागने लगते हैं, आप तैयारी नहीं करते हैं, आप भागते हैं कि इससे कुछ मिल जाए, उससे कुछ मिल जाए, यहां से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए। लेकिन ऐसे में आपको क्या हासिल होगा, मैं आपको बता दूं, भागने से कुछ हासिल नहीं हुआ करते। आप अपने दिमाग में कंसंट्रेशन बनाइए। आप देखो, आप ये सोचो कि नहीं बड़े बड़े चैनलों में मैं जाऊं, वहां पर देखूं। देखो, छोटे से स्टार्ट करिए, आराम से पढ़िए और यकीन मानता हूं, मैं बोल रहा हूं कि 1 महीने में आपकी जितनी भी केमिस्ट्री है ना, आपको आएगी और आप 90+ लाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आपका देखो, पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। मैं पहला चैप्टर आपका यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, पृष्ठ रसायन से। और पृष्ठ रसायन में बेटा आपका लिखा हुआ है कोलाइडी अवस्था, दिख रहा होगा। और ये चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन पार्ट 1। हमारा टारगेट होगा केवल 30 डे, यानी 30 दिन का ये टारगेट होगा और केमिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट होगी। अब मैं बात कर रहा हूं, देखो चैप्टर आपका पृष्ठ रसायन है और उसमें पहली हेडिंग पड़ी हुई है कोलाइडी अवस्था। ये चैप्टर ही पूरा पृष्ठ रसायन, इसमें कोलाइडी विलयन के बारे में या कोलाइडी अवस्था क्या है, उत्प्रेरक क्या है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो बेटा पहले ही देखो लिखा हुआ कोलाइडी अवस्था क्या है। और कोलाइडी अवस्था के बारे में अगर हम चर्चा करें कि कोलाइडी अवस्था क्या है और इसको कितने भागों में बांटते हैं, बात करते हैं कोलाइडी अवस्था की। तो बेटा कोलाइडी अवस्था जो होती है ना, तो पृष्ठ रसायन चैप्टर में पहली आपकी हेडिंग पड़ी है कोलाइडी अवस्था। तो कोलाइडी अवस्था की अगर बात करें तो यह 3 प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 बेटा क्रिस्टलाभ, नंबर 2 कोलायड, नंबर 3 निलंबन। कोलाइडी अवस्था एक्चुअली में कई प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, क्रिस्टलाभ, कोलायड और निलंबन। अब हम बात करते हैं जो ये कोलाइडी अवस्था में क्रिस्टलाभ क्या है, कोलायड क्या है, निलंबन क्या है। तो बेटा क्रिस्टलाभ मैंने कई बार आपको बताया, देखते हैं हम लोग, थोड़ा देखिएगा। क्रिस्टलाभ, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाभ की। किसकी बात कर रहे हैं? क्रिस्टलाभ। और कोलायड की, पहले कोलायड। अगर क्रिस्टलाभ और कोलायड की बात करें तो आप देखिए शब्द, देखो क्रिस्टलाभ यानी कोलायड और क्रिस्टलाभ में बात करें तो देखो बेटा, ऐसा कोलाइडी विलयन हूं, कैसा कोलाइडी विलयन हूं, ऐसा कोलाइडी विलयन हूं जैसे छन्नी से छन जाए। जैसे हम बात करें, मान लो ये शरबत भरी है, शरबत। अब इस शरबत को अगर हम चाहें कि छन्नी से छान दे बेटा, अगर हम ये सोचें कि इस शरबत को हम छन्नी से छान दें, तो अगर छन्नी से शरबत को छानेंगे तो आप बात समझिएगा, अगर इस छन्नी से शरबत को हम छानेंगे तो शरबत छन जाएगा, बिल्कुल छन जाएगा। हम लोग मम्मी पापा लोग देखते होंगे कि अगर जो शरबत वगैरह छानना तो आप छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में छन्नी से शरबत को छाना और खलबलाया, रख दिया। इसके बाद में हम बात करें, अगर हम कहते हैं गोंद को छानिए, गोंद को छानिए छन्नी से, नहीं छनेगा। क्यों नहीं छनेगा? उसका रीजन ये है क्योंकि गोंद थोड़ा सा गाढ़ा होता है। लेकिन कोलाइडी विलयन गोंद भी है और कोलाइडी विलयन शरबत भी है, लेकिन शरबत एक ऐसा कोलाइडी विलयन है जो छन्नी से विसरित हो जाएगा, लेकिन गोंद एक ऐसा कोलाइडी विलयन है जो छन्नी से विसरित नहीं होगा। अब बेटा देखिए, जो छन्नी से विसरित हो जाते हैं उसको क्रिस्टलाभ कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो विसरित हो जाएगा आसानी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाभ होगा हमको। विसरित नहीं होगा तो लाभ नहीं होगा। तो लाभ तभी होगा जब विसरित होगा। तो ऐसा कोलाइडी विलयन जो छन्नी की बात करें, छन्नी में बेटा आधे छिद्र होते हैं और आधा बंद होता है, इसलिए छन्नी के इस भाग को हम लोग बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, जैसे हमारे यहाँ हाथ की त्वचा है, यह भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो अगर हाथ की त्वचा की बात करें, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली।
ये भी एक अर्धपारगम झिल्ली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोलाइडी विलयन जो अर्धपारगम झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाए उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाभ। यानी ऐसा कोलाइडी विलयन हो जो अर्धपारगम, माने छन्नी नहीं बोलेंगे, वहां छन्नी थोड़ी नहीं लिखेंगे जाके ना। तो ऐसा कोलाइडी विलयन जो अर्धपारगम झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाए उसे बोलते हैं क्रिस्टलाभ। और ऐसा कोलाइडी विलयन जो अर्धपारगम झिल्ली से आसानी से विसरित ना हो उसे बोलते हैं कोलाइड। अब बात करते हैं क्रिस्टलाभ और कोलाइड के अंतर्गत कि जो क्रिस्टलाभ होता है बेटा ये वास्तविक विलयन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे पानी और नमक का घोल, पानी और चीनी का घोल, ये वास्तविक विलयन है। जैसे अगर ये देखो, ये मैं कुछ डायग्राम बना हुआ है, ये क्रिस्टलाभ है। क्रिस्टलाभ में जो कणों का आकार होता है ना, देखो कोलाइडी विलयन में कण पाए जाते हैं। कौन से कण? कोलाइडी कण। अब मैं बात करूं बेटा कि जो क्रिस्टलाभ है, क्योंकि लाभ हो रहा है इसका मतलब ये छन रहा है ना, तो क्रिस्टलाभ में जो कोलाइडी कण हैं इनका आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। क्रिस्टलाभ में कोलाइडी कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। मैं बात करूं कोलाइड की, तो कोलाइड में कोलाइडी कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। मतलब क्रिस्टलाभ में जो कणों का आकार है वो छोटा है और कोलाइड में जो कणों का आकार है वो क्रिस्टलाभ से बड़ा है। अब आगे आए निलंबन। निलंबन में कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। यानी कि ये निलंबन में जो कणों का आकार है वो कोलाइड से भी बड़ा है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा कणों का आकार किसमें पाया जाता है, तो निलंबन में पाया जाता है, क्योंकि निलंबन में कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम होता है, तो बिल्कुल नहीं छनेगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कोलाइड के कणों का आकार है कितना, 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम। ये भी नहीं छनता, इसमें दिक्कत मिलती है छनने में। लेकिन हाँ, कुछ छनता है कुछ नहीं छनता है। तो ये तो थोड़ा छनेगा थोड़ा नहीं छनेगा, ये बिल्कुल नहीं छनेगा और ये बिल्कुल छन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्रिस्टलाभ है ये अर्धपारगम झिल्ली से विसरित हो जाता है। कोलाइड ये आसानी से विसरित नहीं होता है और निलंबन बिल्कुल ही विसरित नहीं होता है। 3 परिभाषा है बेटा। कोलाइडी अवस्था यह 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। नंबर 1 क्रिस्टलाभ, नंबर 2 कोलाइड और नंबर 3 निलंबन। अब तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा निलंबन कई बार आई है। तो मेरा कहने का मतलब 3 परिभाषा आपकी, क्रिस्टलाभ, कोलाइड और निलंबन। तो क्रिस्टलाभ की बात करें तो ऐसा कोलाइडी विलयन जो अर्धपारगम झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाए और इसमें कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, इसे हम क्रिस्टलाभ कहते हैं। कोलाइड ऐसा कोलाइडी विलयन जो अर्धपारगम झिल्ली से आसानी से विसरित ना हो उसे हम कोलाइड कहते हैं। इसमें कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम होता है। बात करें निलंबन की, ऐसा कोलाइडी विलयन जो अर्धपारगम झिल्ली से विसरित ही ना हो उसे हम निलंबन कहते हैं और इसमें कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। तो ये हम बात कर रहे थे कोलाइडी अवस्था की 3 प्रकार की होती है। आगे चलेंगे कोलाइडों के प्रकार क्या है। तो कोलाइडों के प्रकार की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ कोलाइड। जो कोलाइड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 ये होता है बेटा द्रव स्नेही कोलाइड, और नंबर 2 होता है द्रव विरोधी कोलाइड। कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्रव स्नेही कोलाइड, नंबर 2 द्रव विरोधी कोलाइड। हम बात करें द्रव स्नेही, आपको परिभाषा जो आपकी ये लिखी हुई है इसी से समझ में आ रहा। द्रव स्नेही यानी कि द्रव से स्नेह करने वाले, द्रव स्नेही यानी ऐसा कोई विलयन हो जो द्रव से प्रेम करे, द्रव में घुल जाए। एज एग्जाम्पल की बात कर दूं, मैं चीनी की ही बात करता हूं, शक्कर। अगर हम इसकी बात करते हैं, चीनी जो है आपको पता है जल में घोलेंगे, अगर जल में इसको मिलाएंगे आसानी से घुल जाएगी। नमक बात करते हैं, जल में घोलेंगे आसानी से मिल जाएगी। हम बालू की भी बात करेंगे, जल में घोलेंगे नहीं मिलेगा। मतलब साफ है कि वे पदार्थ
जो आसानी से कोलाइडी विलयन बना लें, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो, या अदरवाइज और भी चीजें। वे पदार्थ, मैं उन पदार्थों की बात कर रहा हूं जो आसानी से जल में घुल करके कोलाइडी विलयन को बना दे या कोलाइडी विलयन बनाने का अंजाम दे। मतलब वे पदार्थ जो आसानी से कोलाइडी विलयन बना दें उन्हें बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। लेकिन वे पदार्थ जो आसानी से कोलाइडी विलयन ना बना पाए, वे पदार्थ जो आसानी से कोलाइडी विलयन ना बना पाए उन्हें बोल देते हैं द्रव विरोधी। जैसे बालू और पानी घोल दीजिए। मेरा कहने का मतलब है वे पदार्थ जो आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, वे पदार्थ जो आसानी से कोलाइडी विलयन बना ले, कौन कौन से पदार्थ, जैसे चीनी, नमक इत्यादि। और वे पदार्थ जो आसानी से कोलाइडी विलयन ना बना पाए, जैसे बालू। तो कहने का मतलब ये है कि वे पदार्थ जो आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उन्हें हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, और वे पदार्थ जो आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बना पाते हैं, ना बनाए, वो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है। मतलब ये कि ऐसे पदार्थ जो कोलाइडी विलयन आसानी से बना ले, जो द्रव में घुल जाए, वो द्रव स्नेही है। जो द्रव में ना घुले वो द्रव विरोधी है। दूसरे थिंक में चले तो दूसरे थिंक की बात करें कि जो ये कोलाइडी विलयन हम लोग बना रहे हैं इनमें कई प्रकार की अशुद्धियां होंगी। तो इन अशुद्धियों को हम किस प्रकार से शुद्ध करेंगे, कोलाइडी विलयन को, इन अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे, उसकी भी एक विधि है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 के दृष्टिकोण से। लगभग 91% ये परिभाषा पूछी जाएगी कि कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक विधि को समझाइए। और कोलाइडी विलयन को साफ करने की जो विधि है उसका नाम है बेटा अपोहन। कौन सी विधि है? अपोहन विधि है, जो कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक विधि है क्या? तो अपोहन विधि में क्या होता है बेटा, एक स्टील का टैंक होता है, स्टील का एक टैंक होता है। इस टैंक में क्या होता है कि एक चर्म पात्र का थैला लेते हैं। यह है चर्म पात्र का थैला, चर्म पात्र का थैला। और चर्म पात्र के थैले में कोलाइडी विलयन भर देते हैं। क्या भर देते हैं? कोलाइडी विलयन। तो इस चर्म पात्र के थैले में हमने भर दिया कोलाइडी विलयन, और इसके बाद बेटा ये जो टैंक है ना, इसमें जल भरा होता है। बात समझिएगा बेटा, दूर कि चर्म पात्र क्या है? हमारे हाथ की चमड़ी, यही चर्म पात्र का थैला होता है। जो हाथ की चमड़ी है यही चमड़ा बोले तो चर्म पात्र के थैले में हम कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं। भरने के बाद में जब हम चर्म पात्र के थैले में कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं, इसके बाद बेटा करते क्या है कि इस थैले को जल से भरे टैंक में रख देते हैं। टैंक मतलब पापा के भी शादी में मिलत हुई ना टंकी, जो टीका के टाइम दुआरे रखो रहा थे। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चर्म पात्र का एक थैला लेते हैं और थैले में कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं। भरने के बाद स्टील के एक टैंक में इसको रख देते हैं। वो स्टील के टैंक में रखते हैं जिसमें जल भरा हुआ है। अब इस टैंक में नीचे से एक नली लगी होती है, नल ये। अब होता ये है बेटा कि ये जो थैला है इसके ऊपर हम जल की तेज धारा गिराते हैं इस प्रकार से। ये अब हम बात करें क्या है, तो हम लोग करते कैसे हैं अपोहन। तो चर्म पात्र के एक थैले में हम कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं। चर्म पात्र का थैला है, इसमें कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं। इसके बाद इसे स्टील के एक टैंक में रख देते हैं। या स्टील के टैंक में रखते हैं तो वो कैसा है, तो चर्म पात्र के एक थैले में हम कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं। इसके बाद इसे जल से भरे टैंक में रख देते हैं। फिर हम थैले के ऊपर जल की तेज धारा गिराते हैं तो अशुद्धियां थैले के बाहर जल में आ जाती हैं और बाहर निकल जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन थैले के अंदर प्राप्त हो जाता है। इसी को हम अपोहन विधि कहते हैं। मतलब क्या है कि एक थैला लिया चर्म पात्र का, उसमें कोलाइडी विलयन को भर लिया
भरने के बाद में उसे हम जल से भरे टैंक में रख दिया और थैले के ऊपर तेज जल की धारा गिराई, तो थैले से जो अशुद्धियां हैं वो बाहर आ जाती हैं जल में और शुद्ध कोलाइडी विलयन थैले के अंदर प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं चलो पात्र के एक थैले में हम कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं और इसे जल से भरे टैंक में रख देते हैं। इसके बाद थैले के ऊपर जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियां थैले के बाहर जल में आ जाती हैं और बाहर निकल जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन हमें थैले के अंदर प्राप्त हो जाता है और इसी विधि को हम अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहन। तो अब बात ये हो गई कि जब अपोहन हो गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब क्या होगा, तो मतलब कि एक नया, क्योंकि अपोहन जो विधि थी ना, इसमें ये होता है ना, अपोहन विधि में टाइम लगता है। टाइम कैसा लगता है कि जो अपोहन विधि है ना, इसमें ये विधि में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था। जब टाइम ज़्यादा लगने लगा तो ये हुआ कि कुछ जल्दी शुद्धिकरण का कोई चीज़ निकले कि जल्दी शुद्ध हो जाए। तब क्या हुआ, जल्दी शुद्ध करने के लिए एक नई विधि का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम था विद्युत अपोहन। तो यानी कि जब जल्दी ये कोलाइडी विलयन शुद्ध हो, इसके लिए हम नई विधि का इस्तेमाल किया जिसका नाम क्या था बेटा? विद्युत अपोहन। और ये विद्युत अपोहन जो भाई, क्योंकि हमको विलयन को क्या करना है? जल्दी साफ करना है। जल्दी साफ करना, इसलिए हम लोगों ने इस्तेमाल किसको किया? विद्युत अपोहन। अब विद्युत अपोहन में क्या किया गया? कुछ नहीं बेटा, सरल पात्र का थैला लिया गया, नीचे वाला देखिए, ये थैला भी वही है, टैंक भी वही है। फर्क इतना है, थैले के अगल बगल यकीन मानिएगा बेटा कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पूरे यूट्यूब में घुमाइएगा, हाँ फैसिलिटी या जरूर आप देख लेंगे कि ये बोर्ड भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, खसक भी रहा है, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है। तो विद्युत अपोहन में यही हुआ कि सेम सब चीज यही था। अब हुआ ये कि अगल बगल यहाँ पर ग्रेफाइट की छड़ें लगा दी गई इस प्रकार से। जी अब देखिए, अब हुआ ये कि देखो विद्युत अपोहन में क्या हुआ कि कोलाइडी विलयन को चरपात्र के थैले में भर लिया गया, भरने के बाद में इसे जल से भरे टैंक में लटका दिया गया, रख दिया गया और अगल बगल ग्रेफाइट के छड़ों को रख दिया गया। फिर क्या हुआ, अब जल की धारा नहीं गिराई जा रही है, अब इसमें धारा यानी करंट प्रवाहित किया गया। यहाँ से जब करंट प्रवाहित किया गया तो जो अशुद्धियां हैं वो थैले के बाहर जल में आ जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन हमें थैले के अंदर प्राप्त हो जाता है और इसी विधि को हम विद्युत अपोहन विधि कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें चरपात्र का एक थैला होता है जिसमें हम कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं, इसके बाद इसे जल से भरे टैंक में रख देते हैं और थैले के अगल बगल ग्रेफाइट की 2 छड़ों को रख देते हैं और जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियां थैले के बाहर जल में आ जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन थैले के अंदर प्राप्त हो जाता है। और यह इस विधि को ही हम विद्युत अपोहन कहते हैं और यह विधि बहुत ही जल्दी से कोलाइडी विलयन को शुद्ध कर देती है। तो कोलाइडी विलयन को साफ करने की 2 विधियां होती हैं, एक अपोहन और एक विद्युत अपोहन। अब हम चलते हैं, ये तो हो गई कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधि। हम आगे बात करते हैं और किन किन वैज्ञानिकों ने कोलाइडी विलयन में तर्क निकाले, वहां पर हम लोग बात करते हैं। चलिए आओ देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी अपोहन देखा, अपोहन के बाद में हम लोग अब बात करने वाले हैं कि ब्राउनी गति क्या है। तो बेटा ब्राउनी गति की बात करें तो ब्राउनी गति में क्या हुआ था, ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, सबसे पहले कोलाइडी विलयन जब इन्होंने देखा तो कोलाइडी विलयन तो बहुत सारे लोगों ने कोलाइडी विलयन को देखा, पर ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने क्या देखा कि कोलाइडी विलयन रखा हुआ था। तो इन्होंने देखा कि ये जो कोलाइडी विलयन रखा है तो मतलब इसमें कलर क्यों चेंज है, जल जैसा कलर क्यों नहीं है। तो इनके पास एक सूक्ष्मदर्शी रखा हुआ था, उसी सूक्ष्मदर्शी से ब्राउन ने क्या किया, उस जो कांच के पात्र पर जो कोलाइडी विलयन रखा हुआ था उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। जब ब्राउन ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उस पात्र को देखा, अंदर जो उसकी कोलाइडी विलयन भरा हुआ था, जैसे ही देखा इन्होंने तो ब्राउन ने क्या देखा कि जो कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी विलयन में क्या होते हैं, कोलाइडी कण। याद रखिएगा,
कोलाइडी विलयन में क्या होते हैं? कोलाइडी कण। ब्राउन ने देखा कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति। तो ब्राउन कहते मैं तो वैज्ञानिक बन गया। क्यों? क्योंकि ब्राउन ने कैसे कोलाइडी विलयन को देखा। ब्राउन क्या किए कि अपने घर में बनाए इन्होंने शरबत। शरबत बनाने के बाद में इन्होंने रखा शरबत को, तो इन्होंने देखा कि शरबत हरा हरा हो गया। ससुरा जब शरबत हरा हरा हो गया, ब्राउन ने तुरंत सोचा कि मैं देखता हूँ कैसे हरा हरा हो गया। तो ब्राउन ने क्या किया, एक उठाया सूक्ष्मदर्शी और उस शरबत को सूक्ष्मदर्शी से देखा, क्योंकि शरबत क्या है? कोलाइडी विलयन। तो जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा तो शरबत जो था ना, उसके अंदर जो कोलाइडी कण थे वो ऊपर नीचे दाएं बाएं घूम रहे हैं। आपको पता है हमारी बहुत सारी चीजें हमारे कमरे पर, अगर कमरे की बात कर लूं तो हमें तो लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बारीक से कण होते हैं जो हमारी नग नाकें जिनको देख नहीं पाती हैं, वो पूरे कमरे पर घूम रहे होते हैं। आप सपोज करिए अंधेरे कमरे में सूर्य के प्रकाश की एक किरण, उस किरण में कितने कण होते हैं? उसी प्रकार ब्राउन ने जब उस शरबत बनाया और शरबत जब हरा हरा था, उसको हरा जब देखा उन्होंने, तो सूक्ष्मदर्शी से उसको देखा तो देखा कि यहाँ बहुत सारे कण हैं जो इधर उधर गति कर रहे हैं। तो ब्राउन कह रहा अब तो मैं वैज्ञानिक बन गया। ब्राउन पूरा खुशी, कहता मुझसे ज्यादा कौन। तो ब्राउन ने तुरंत परिभाषा दी कि जो शरबत था, जो कोलाइडी विलयन था, इसमें क्या थे? जो कण थे उनको क्या नाम दिया? कोलाइडी कण। कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण कैसे घूम रहे थे भैया? इधर उधर ऊपर नीचे। तो यानी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण क्या करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इसे सर्वप्रथम ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। भैया कोलाइडी विलयन में जो कण थे वो कैसी गति कर रहे थे? शरबत पे कण कैसे? टेढ़ी मेढ़ी। तो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे, देखा किसने पहले था? ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, ब्राउनी गति। तो हुआ ये कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण किसमें बेटा? कोलाइडी विलयन में कौन से कण? कोलाइडी कण कैसी गति करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी। तो यानी कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और इसे सर्वप्रथम ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। इसीलिए इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा 2022 यानी 2022 के दृष्टिकोण से ब्राउनी गति क्या है? तो आप याद रखिएगा, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और इसे सर्वप्रथम ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसीलिए इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ये तो एक कोलाइडी विलयन की परिभाषा हुई। अगले चलते हैं, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा आई जिसका नाम था टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। अब देखो टिंडल प्रभाव में क्या हुआ, इसमें बेटा क्या हुआ था? इसमें भी शरबत ही था और ये भरा कोलाइडी विलयन आपका। मैं आपको बता दूं, जितने वैज्ञानिक ससुरा बन गए, ये सब वैज्ञानिक बनने काबिल थे ही नहीं, फिर भी वैज्ञानिक बन गए। अब बताइए, ये तो तुम भी देख लोगे भैया कि टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, बस ब्राउनी गति हो गई। क्या भाई बात। आगे टिंडल ने क्या किया? टिंडल ने सोचा अगर ब्राउन वैज्ञानिक बन गया, मैं क्यों नहीं। टिंडल ने भी बनाई शरबत। शरबत बनाने के बाद टिंडल ने तो शरबत बना दी। अब ब्राउन ने तो सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल कर लिया। टिंडल ने सोचा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। टिंडल ने क्या किया, जो ये कोलाइडी विलयन बनाया, कांच के पात्र पर रखा है और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कोलाइडी विलयन पर एक प्रकाश डाला टॉर्च का। जब प्रकाश डाला तो ये प्रकाश ऐसे और ऐसे निकल गया। ये है प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश की किरण पुंज। तो टिंडल ने क्या किया कि कोलाइडी विलयन में एक प्रकाश डाला, तो देखा क्या कि प्रकाश सीधे गया और जब विलयन के अंदर गया तो तिरछा चला गया। ये इधर से ऐसे, ये इधर से ऐसे, और पात्र के अंदर दो शंकु बन गए।
ये भी खुश, मैं भी वैज्ञानिक बन गया। मतलब ये इन्होंने कहा कि जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण पुंज प्रवेश कराते हैं, जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण पुंज प्रवेश करते हैं तो वह शंकु जैसी आकृति बना लेता है। जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण पुंज प्रवेश कराते हैं तो वह शंकु जैसी आकृति बना लेता है, और इसे सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। मतलब ये कि टिंडल प्रभाव यानी कि क्या था कि जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण पुंज प्रवाहित करते हैं, जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण पुंज प्रवाहित किया, कोलाइडी विलयन है क्या हमारा यूनिट टार्च, वो टार्च के प्रकाश इसके अंदर क्या बना रहा है, शंकु। तो जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण पुंज प्रवाहित करते हैं तो वह क्या बनाता है, शंकु जैसी आकृति बना लेता है, और इसे सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने देखा, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आज का जो सेक्शन यही खत्म करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फिर लंबी क्लास हो जाएगी। हम लोगों ने आज पढ़ा क्या निलंबन पे बात करी, निलंबन है, क्रिस्ट लाभ है। क्रिस्ट लाभ में मैंने बताया कि जो कणों का आकार होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कोलायड जिसमें कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच। फिर बताया निलंबन जिसमें कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। फिर बताया कि जो कोलाइड के प्रकार क्या है, तो द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, 2 प्रकार के कोलाइड के प्रकार होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की जो विधि होती है वो अपोहन विधि है, और आज जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं वो विद्युत अपोहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने बताया ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव पढ़ा। इसके बाद में अगली क्लास, कल ये पूरा प्रश्न रसायन चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 आपको शाम तक ही मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू क्लास।